राहुल सावरकर नहीं है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। यह स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पापा और दादी की हत्या कर दी जाती है। एक ऐसा नेता जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। जिसके पापा भी प्राइम मिनिस्टर थे। कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। जो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हों और जिसके मना करने पर उनकी मां ने ही प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मनमोहन सिंह को दे दी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। यह स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पापा और दादी की हत्या कर दी जाती है, जो पॉलिटिक्स से भागते रहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और जब वो बेमन से पॉलिटिक्स में आते हैं तो विपक्ष के द्वारा उनकी एक ऐसी इमेज बना दी जाती है कि लोग उनके व्यवहार को मनोरंजन का साधन मानते हैं और हंसने लग जाते हैं। लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और लोगों के बीच उनकी छवि पप्पू की तरह हो जाती है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। हार्वर्ड में जो 6 क्लास और 9 क्लास ना पढ़ा हो भारत में, हार्वर्ड में पढ़ने वाले को एक जीनियस और सच बोलने की हिम्मत रखने वाला, 10,000 किलोमीटर चलने वाला, और सेकेंड पार्ट में मनमोहन सिंह जी पीएम को ठुकरा देने वाला व्यक्ति को पप्पू बना दिया। लेकिन जिसके खून में ही राजनीति हो, वो आखिर कब तक पॉलिटिक्स से भागता? इतने डाउनफॉल के बाद भी नियति उसे एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आ ही जाती है। स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। ये वक्त था 2004 का, जब राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा। लगभग 3 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता भी। मैं राहुल गांधी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। 2004 से 2009 तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा से बनती है, तब राहुल गांधी उन पर हावी होने लग जाते हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense. जिससे वो कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि चुनाव में अमीरों का पैसा लगा होता है। चुनाव जीतने के बाद जब उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तब वह अपने सारे काम आराम से निकलवा लेते थे। जब नेताओं के काम में राहुल गांधी हस्तक्षेप करने लग गए, तो उद्योगपतियों को समझ में आने लगा कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस का कोई भी नेता उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऐसी कोई भी योजना जो गरीबों, किसानों, मजदूर का शोषण करके अमीरों को फायदा पहुंचाती, राहुल गांधी उसे तुरंत रुकवा देते। फिर चाहे वो 2011 की भट्टा परसों की घटना हो, जहां राहुल गांधी खुद आधी रात को किसानों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और सरकार पर भूमि सुधार के लिए दबाव डालते हैं, और साथ ही साथ वो कानून बनवाते भी हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, भट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी, और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। फिर चाहे वो वेदांत खनन परियोजना की घटना हो, जहां वहां रहने वाले डोंगरिया कोंद जनजाति को इस परियोजना से दिक्कत थी। A resounding no to Vedanta by the last of the 12 villages, just like the earlier ones did. राहुल गांधी इस परियोजना का भी विरोध करते हैं। ये दोनों घटना याद रखिएगा, क्योंकि यही वो 2 मुख्य घटना हैं जहां पर राहुल गांधी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। इसके अलावा जहां राहुल गांधी चाहते थे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए, राहुल गांधी के दबाव के कारण ही मनमोहन सरकार को मनरेगा, आरटीआई, खास सुरक्षा कानून जैसी तमाम योजना पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अब मनमोहन सरकार के साथ एक दिक्कत थी, वो ना तो राहुल गांधी को नाराज कर सकते थे, क्योंकि वो तो गरीब और आदिवासी की बात कर रहे थे, और ना ही उद्योगपतियों को। इसी दौरान बहुत सारे नेताओं के ऊपर एक से बढ़कर एक घोटाले के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। केंद्र सरकार की साख में एक और बट्टा लगता नजर आ रहा है। जी हाँ,
4 साल की प्रक्रिया के बाद जिस हेलीकॉप्टर की डील हुई थी उसमें रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं। 7 समंदर पार से उड़े आरोपों के छींटे से यूपीए सरकार पर कालिक पुत्ती नजर आ रही है। CNN News 18 on the Colgate scam. The BJP has now hit back at the Congress party, saying that the biggest scam took place under the UPA era, and Sonia Gandhi defended the looters. The big story at this hour continues to be the CBI's charge sheet that it's filed in the 2G telecom license scam. The 127-page charge sheet, which came to court in 7 trunks because of witness statements and other documents, names the former telecom minister A. Raja. कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में CWG आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और अन्य 9 लोगों के खिलाफ आज दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित CBI कोर्ट में आरोप तय होंगे। जब कांग्रेस में ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर रहे थे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल उन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में छा रहा था। आप पे कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि आपके पीछे बहुत पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अडानी अंबानी के बारे में कहते हैं। नाउ द थिंग इज कि वो कहते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार आ जाएगी उनको स्वीट हार्ट डील्स मिल जाएंगे, और लोग सोचते हैं कि एक किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म चली जाएगी और दूसरी किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म शायद आ जाएगी। और यही कारण था कि तमाम उद्योगपतियों की नजर नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ती है। जहां राहुल गांधी को हिंदी में भाषण देने में परेशानी होती थी, वहीं नरेंद्र मोदी के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि वो भाषण बहुत अच्छा देते थे। सरकार की आलोचना करने के लिए उनके पास तमाम मुद्दे थे। ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करें, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन सुना है आपने? क्या कमाल है साहब, क्या सीन है। देश केस है कि 1000 नोट नाबूद करो, प्रधानमंत्री के जो पावली काढ़ी। एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने जनता को पहले डर दिखाया कि कांग्रेस के राज में आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ऐसे तो कांग्रेस देश को ही बेच डालेगी। वहीं दूसरी ओर लोगों को सपना दिखाया कि देश से यदि कालाधन वापस आ जाता है तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। धीरे धीरे मोदी को बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, किरण बेदी का साथ मिलता गया। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने तो बकायदा एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के तहत UPA 2 सरकार का विरोध भी किया था। वर्तमान में ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। बीजेपी का चुनाव प्रचार हालांकि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी और वो परेशानी थी राहुल गांधी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अब भी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी परेशानी बनते जा रहे थे। आपने कैरेक्टर एसेसिनेशन सिद्धांत के बारे में सुना होगा। ये सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति के तर्कों या विचारों से लड़ने की बजाय सीधे उसके चरित्र या सिद्धांत पर प्रहार करना चाहिए। आप चाहो तो मीम्स या चुटकुलों से उस व्यक्ति को मजाकिया दिखा सकते हो, उसके पुराने भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हो। और हुआ भी यही, क्योंकि राहुल गांधी की हिंदी में पकड़ कमजोर थी तो उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। उनकी हरकतों पर तमाम तरीके से मीम्स बनाए जाने लगे। आलू से सोना बनाने वाला मशहूर डायलॉग नरेंद्र मोदी का था, ना कि राहुल गांधी का। उधर कांग्रेस के तमाम नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मीडिया में बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। वो बात अलग है कि कई लोग दोष मुक्त हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के भाषणों को मीडिया में 24/7 चलाया जाने लगा। कुल मिलाकर देश का माहौल मोदीमय हो गया था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अब तक का सबसे बेकार प्रदर्शन करना रहता है और फिर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लवणेन भोज्यम।